नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक, किस्त नंबर 7। अज़लान इसकी अधूरी बात का मतलब बखूबी समझ गया था। कल शाम तक पैकिंग कर लें अपनी। अज़लान फिर से वही दो टोक लहजे में अपनी बात कहता वहाँ से चला गया। ज़ैनी की आंख में कब का रुका हुआ आंसू इसके रुखसार को भिगो गया। कुछ ही देर बाद वो धीमी चाल चलते हुए अंदर कमरे की जानब चल दी थी। वापस आई तो अज़लान वहाँ मौजूद नहीं था। वो शायद सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए ही यहाँ आया था और अब बताकर वहाँ से चला गया था। ज़ैनी ने अलमारी से 2 सूटकेस पकड़े और फिर सबसे पहले अज़लान के कपड़े तय करके रखे। जब वो ये सब काम मुकम्मल कर चुकी तो फिर अपने कपड़े सूटकेस के अंदर डालने लगी थी। कल दोपहर को उन्होंने इस होटल से निकलना था और फिर शाम को उनकी फ़्लाइट थी। वो इस तवील सफ़र के बारे में सोचते हुए अभी से घबरा रही थी। हालांकि वो पहले कई बार स्विट्ज़रलैंड आ चुकी थी। आज इसे लग रहा था कि ये तवील तरीन सफ़र वो काटेगी कैसे और अज़लान के बिल्कुल साथ बैठना कैसे कर पाएगी वो ये सब। इससे आगे का तो वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मामू, इतने दिन हो गए आप मिलने ही नहीं आए। मैंने अब आपसे बात ही नहीं करनी है। एसपी उस्मान अपना ऑफिस वर्क मुकम्मल करके अभी उठाई ताकि अपने फ़ोन पर रिफ़त आपा का फ़ोन देखकर चौंक उठा, मगर फिर धीमे से मुस्कुराते रिसीव कर लिया। मुकाबल रिफ़त आपा की बजाय उनकी छोटी बेटी हया की आवाज़ सुनते इसका चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, बस सीधा बात ही नहीं करनी। इतना नाराज़ हो गई मेरी हया मुझसे। उस्मान इससे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पिचकाते लाड भरे अंदाज में गोया हुआ था। वो इसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बिना रह ना सका, क्योंकि वो खुद ही कह रही थी बात नहीं करनी और अभी से फ़ोन पर उस्मान से ही बात करके अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। हाँ जी, मैं बहुत गुस्सा हूँ इस टाइम। अब आप जब आएंगी तभी मानूंगी। हया ने हमेशा की तरह अपनी बात मनवाने की कोशिश की। वो अपने उस्मान मामू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। अटैच तो उसकी बहन मरियम भी थी, मगर इसका लगाव उस्मान से कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा, इसका मतलब मुझे मेरी हया की नाराज़गी मिटाने के लिए फ़ौरन से इस मिशन पर निकलना होगा। उस्मान ने भी इसी के अंदाज में बात की। रियली मामू, यू आर सो स्वीट। वो 2 मिनटों में ही अपना गुस्सा भूलती अब इसके आने की खबर सुनकर खुशी से चहक रही थी। अच्छा ये बताओ, मेरी हया और मरियम का क्या खाने का मूड हो रहा है? मामू अभी और इसी वक्त आ रहे हैं। उस्मान ने इससे अपनी और मरियम की पसंद का खाना पूछा। क्योंकि वो जानते थे मरियम तो खुद से कुछ कहेगी नहीं, इसलिए मरियम से भी पूछने का कहा। मामू, यू नो आई लव। हया ने पुरजोश लहजे समेत अभी बात का आगाज़ किया, मगर इसका जुमला पूरा होने से पहले उस्मान ने ही मुकम्मल कर दिया। कुल्फ़ा आइसक्रीम, अपनी फेवरेट चीज़ का सुनकर हया की मुस्कुराहट दीदनी थी। अच्छा ठीक है, मामा को नहीं बताना कि मैं आ रहा हूँ। हम अम्मा को सरप्राइज़ देंगे, ओके? उस्मान ने लहजे को अतल मकदूर धीमा रखा। राजदारी की बात पर हया ने मुबहम मुस्कुराहट समेत ओके पार्टनर कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हया की बचगाना हरकतों पर उस्मान बेसाख्ता हंस दिया और फिर फ़ोन बंद करके ऑफिस से बाहर निकला। उस ऑफिस के साथ ही एक फूड कोर्ट था। उस्मान वहाँ से आइसक्रीम के बहुत सारे पैक्स लेकर कार में रखता रिफ़त आपा के घर की जानब चल दिया। क्या हुआ, आजकल आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं? सब ठीक तो है ना? जिमल ने ज़ियान को घर पर भी इतनी दिलजमी से काम करते देखा तो पूछे बिना रह ना सकी। वो काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। यानी बार बार ज़ियान के पास जा रही थी, मगर वो इसे प्यार करते हुए साइड पर कर देता और फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता। जिमल की तशवीशज़दा आवाज़ पर ज़ियान ने सर उठाकर इसे बगौर देखा और फिर फाइल साइड पर रखते इसकी जानब मुतवज्जा हुआ। जिमल इस वक्त सिंपल ग्रे शेफून के सूट के साथ पिंक दुपट्टा गले में डाले बहुत खूबसूरत लग रही थी। कानों में आवेज़ा मैचिंग टॉप्स भी जाज़बे नज़र लग रहे थे। जिमल इसके पास आकर बैठी और फिर धीमे से मुस्कुराते इसके शाने पर सर टिका दिया। काम बहुत बढ़ गया है क्या? जिमल ने परेशानी से अपना रुख इसकी जानब मोड़ते इस्तफसारिया अंदाज अपनाया। ज़ियान का मूड आजकल काफ़ी संजीदा लग रहा था। इसके फ़िक्रमंद अंदाज पर ज़ियान एक पल के लिए धीरे से मुस्कुरा दिया था। हाँ यार, बस एक मामले में थोड़ा सा फंसा हुआ, बस दुआ करो वो मामला हल हो जाए। अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो गया ना तो मेरे कंधों पर जो भारी जिम्मेदारी है ना वो ज़रा कम हो जाएगी। ज़ियान ने इसके चेहरे को अपने हाथों के नरम प्याले में लिया और रसान से तफसीर बताई, क्योंकि ज़ियान अच्छे से जानता था जिमल से इसकी परेशानी ज़रा भी नहीं देखी जाती। इसकी परेशानी देखकर वो इससे भी ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जिमल ने खुलूस दिल से दुआ की और जवाबन ज़ियान ने भी सदके दिल से आमीन कहा। जिमल ने आज साबित कर दिया था कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ सुख का ही सांझा नहीं होता, बल्कि हर दुख और परेशानी में भी मियाँ बीवी एक दूसरे के सांझी होते हैं। सुख और खुशी के दिनों में तो हर कोई एक दूसरे का साथ देता है। इस खूबसूरत रिश्ते की पायदारी और इससे जुड़े इज़्ज़त और एहतराम का तब पता चलता है जब आप किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं। इस कड़े वक्त में जो बीवी आपके साथ सब्र और हिम्मत से हर किस्म के हालात का कदम से कदम मिलाकर सामना करती है, वही आपकी सच्ची हमसफ़र साबित होती है। लेकिन जो बीवी घर में या फिर
ज़िंदगी में ज़रा सी परेशानी आने पर अपने शौहर को संभालने की बजाय उसका शहर भर में ढिंढोरा पीटकर फ़ौरन इसका साथ छोड़ दे, वो कभी भी अच्छी जीवन साथी साबित नहीं हो सकती। कुछ बीवियाँ ज़रा सी परेशानी आने पर अपने शौहर की तमाम तर नेकियों को फ़ौरन भुलाए हद दर्जा नाशुक्री का मुज़ाहरा करती इन्हें ताने कोसने से नवाजने लग जाती हैं। हदीस मुबारक है, फिर अगर शौहर की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वह कहती है कि मैंने यहाँ कोई खैर पाई ही नहीं और यही नाशुक्रापन है। हालांकि औरत शौहर से बेनियाज नहीं हो सकती, लेकिन वो कभी खुश नहीं दिखाई नहीं देती। इस सब में लोग इस हकीकत को अक्सर भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला को इस किस्म की नाशुक्री बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खूबसूरत रिश्ता तभी मजबूत और पायदार बनता है जब इस रिश्ते में जुड़े दोनों फरीक हर किस्म के हालात में एक दूसरे का साथ निभाने की खुलूस दिल से कोशिश करते हैं। जिस रिश्ते में इज़्ज़त, एहतराम और सब्र की बजाय जल्दबाजी, बेसब्री या ना गुस्सा और हट धर्मी जैसी बुरी खसलतें अपनी जगह बना लें, इस रिश्ते को बरकरार रखना नामुमकिनात में से एक है। मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने लिबास से तशबीह दिया, इसलिए मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि किसी भी सूरत या किसी भी हालत में लोगों के सामने एक दूसरे का लिबास चाक करने के बजाय आपस में बात करके एक दूसरे का हर मसला हल कर लेना चाहिए। इससे न सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता पायदार होगा, बल्कि इस रिश्ते में मोहब्बत और इज़्ज़त अपनी जगह खुद बना लेंगे। अच्छा, एक कप चाय मिल सकती है? ज़ियान ने इसका ध्यान बटाने के लिए चाय की फरमाइश कर दी। जी मैं अभी लाती हूँ। जिमल इसको थोड़ा मुस्कुराते देखकर मुतमिन हो गई थी, वरना इसका उलझा हुआ अंदाज़ इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और अब वो किचन में चाय बनाने की गर्ज से चली गई, क्योंकि ज़ियान को इसके हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। जेडी इस वक्त ऑफिस नुमा कमरे में बैठा टाइगर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो टाइगर को कॉल बैक करने का मैसेज सेंड कर चुका था। हस्बे मामूल कुछ ही देर बाद टाइगर का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम टाइगर सर, कैसे हैं आप? जेडी ने छूटते ही टाइगर से मुसाफा किया था। वालेकुम अस्सलाम जेडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं मिशन पर काम जारी है ना? टाइगर की आवाज़ में रौब और शगुफ्तगी का हसीन इम्तज़ाज शामिल था। जी सर, जारी तो है, लेकिन मिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जेडी फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुआ। कैसी प्रॉब्लम? टाइगर का अब्रू बेसाख्ता ऊपर को उठ गया। सर, आपके कहने पर मैंने नासिर मल्ला का ध्यान बटाने के लिए इसकी तवज्जो इस हवेली से हटाने की कोशिश की, मगर अब इस पाशा को मुझ पर शक सा महसूस हो रहा है। जेडी ने परेशान लहजे में वजाहत दी थी। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चलने दो जेडी, तब तक हम इनको वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मिशन को कंटिन्यू करने में? टाइगर ने संजीदगी से पुर लहजे में जवाब दिया था। ओके सर। जेडी ने इस बात में सर हिलाते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसे भी टाइगर की शिफ्टिंग वाली बात ज़्यादा मुनासिब लगी थी। अजलान अपनी पैकिंग करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया। कबर्ड के बाहर दोनों सूटकेस देखे तो इनमें से एक को उठाने लगा तो वो फुल भरा हुआ था। अब इसने दूसरे की जानब हाथ बढ़ाया तो वो भी फुल था। लगता है ये मैडम पूरा बोरिया बिस्तर लेकर ही स्विट्ज़रलैंड आई हुई थी छुट्टियां गुजारने के लिए। अजलान ने दोनों सूटकेस फुल देखे तो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाने लगा। अब इसने अपने साइड की अलमारी खोली तो इसमें एक आध शर्ट के अलावा सारे कपड़े गायब देखकर वो हैरान रह गया। फिर वो दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ा तो वहाँ से भी सारे कपड़े गायब थे। फिर इसे समझ आया कि ज़ैनब इसकी भी पैकिंग कर चुकी है। पहले तो वो गुस्से से सख्त सुनाने को इसकी तरफ बढ़ा, मगर फिर टीवी लाउंज में इसको बेखबर गहरी नींद में अपने पिंक टेडी बेयर को हक किए सोते देखकर वो खामोश हो गया। इसने चलते टीवी को बंद किया और फिर इसे एक नज़र देखा जिसका एक बाजू सोफे से नीचे लटक रहा था। वो इस वक्त सुकड़ी सिमटी सी लेटी हुई थी। पहले तो इसने कंफर्टर इस पर उड़ाना चाहा, मगर फिर अना अड़े आगी वो बिना कुछ कहे अंदर कमरे की जानब चल दिया, क्योंकि वो समझ चुका था काफ़ी देर पैकिंग करने की वजह से वो थक गई होगी। अजलान को पैकिंग का इसलिए पता नहीं चल सका क्योंकि वो पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदने गया हुआ था। वो शुरू से ही ऐसा करता था, जब कहीं वो भाई शूटिंग के लिए जाता तो सारे घर वालों, जमान और रैयान समेत सब दोस्तों के लिए लाजमी तोहफ़े लेता था। सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स तो बच्चों के होते थे। अब वो बेड पर बैठा इन गिफ्ट्स पर सबके नाम लिख रहा था। ये इसका बेहतरीन मशगला था। इसे सबको गिफ्ट देना हद से ज़्यादा पसंद था। अचानक सारे गिफ्ट्स पर नाम लिखते हुए इसके जहन में भाई टीवी लाउंज में सोई हुई जैनी की तस्वीर आई, जिसे वो नज़रअंदाज करके तैयार होने के लिए चला गया। वो पिछली बार की दावत की तरह इस बार लेट नहीं होना चाहता था। थोड़ी देर बाद जैनी के अलार्म की भी आवाज़ गूंजी तो वो जल्दी से उठकर अतराफ़ में सरसरी निगाह घुमाने लगी। जैनी कमरे में वापस आई तो ढेर सारे पैक किए हुए गिफ्ट्स देखकर एकदम हैरान रह गई और फिर खुद ही समझ गई कि अजलान ने सब घर वालों के लिए ख़रीदे होंगे। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो होश में आते हुए अपने कपड़े निकालने लगी, क्योंकि अभी इसे भी तो रेडी होना था। शमसा बेटे, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अख्तर साहब शमसा को देखते तफक्कुर में इस लहजे में गए। वो आज 2 दिन बाद टीवी लाउंज में सोनिया बेगम के ज़बरदस्ती करने पर आकर बैठी थी। शमसा अचानक अपने डैड की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। जी डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शमसा ने बमुश्किल खुद के डर पर काबू पाया, वरना अब वो बात बे बात घबरा जाया करती थी।
अख्तर साहब ने इसे अपने साथ लगाया और इसकी परेशानी पर प्यार किया था। बेटा, कोई परेशानी की बात है तो अपने डैड को बताओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शमसा ने अख्तर साहब का ये रूप काफ़ी देर बाद देखा तो अपना झुका सर उठाए बगौर देखने लगी। नहीं डैड, सब ठीक है, बस वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी और तो कोई बात नहीं। शमसा अख्तर साहब का फ़िक्रमंद अंदाज़ देखकर थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी, लेकिन इसके दिल में अभी भी एक डर बैठा हुआ था कि अगर वो ज़रा सा भी हिली तो मास्क मैन इसकी जान ले लेगा। इसकी आंखों के सामने इसकी गुस्से से भरी सुर्ख आँखें बनकर लहराने लगी तो इसने शिद्दत से एक मरतबा फिर अपनी आँखें मूंद लीं। डैड, मैं यहाँ बैठ कर थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। शमसा ने घबराते हुए अख्तर साहब से इजाज़त चाहिए और फिर बिना किसी ब्रेक के सीढ़ियों के ज़ीने चढ़ती अपने कमरे में चली गई। अख्तर साहब अपनी बेटी की ये हालत देखकर अज़द फ़िक्रमंद हो गए, मगर वो सिरे से जानते ही नहीं थे कि आखिर शमसा इतनी परेशान है क्यों। ऐसी क्या बात है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब तो वो पहले की तरह कहीं बाहर भी नहीं जा रही। ये बात अख्तर साहब की समझ से बालातर हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? रिफ़त आपा अपने भाई को इतने दिनों बाद सामने देख मुँह पर हाथ रखे हैरत से खड़ी हो गई। इतने में अचानक हया और मरियम की आवाज़ों का शोर गूंजा तो वो दोनों भी इधर मुतवज्जा हो गए। हैप्पी मदर्स डे मामा। हया और मरियम बहुत सारे रंग बिरंगे बालून्स पकड़े एक साथ रूम से बाहर आए। इन सब गुब्बारों पर हैप्पी मदर्स डे के अल्फाज कुनिंदा थे। अब वो दोनों इन्हें विश करने के बाद बाकायदा इनसे लिपट गए। हसन साहब भी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ चुके थे। वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए अपनी इस छोटी सी फैमिली को देख रहे थे जिनसे इनकी खुशियाँ दोबाला हो जाती थीं। रिफ़त आपा पूर्णम आंखों समेत आगे बढ़कर उस्मान से गले मिलने लगी और फिर इनके बाद हसन साहब भी उस्मान से मुसाफा करने लगे। अरे भाई, जल्दी से केक कट कर लें वरना आपकी मामा ने अपने अंदर के सारे आंसू निकालकर टैंकी भर देनी है। हसन साहब हल्का सा मुस्कुराते हुए गोया। हसन आप भी ना। रिफ़त आपा ने हंसते हुए अपने आंसू साफ किए और उस्मान को लेकर अंदर आ गए जहाँ पर हया और मरियम ने इनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। अब वो सब मिलकर केक कट कर रहे थे। हया और मरियम बाकायदा खुशी से तालियां बजा रही थी। रिफ़त आपा ने बारी बारी सबको केक खिलाया और फिर अपनी दोनों बेटियों को प्यार करने लगी। उस्मान इन सबको खुश देखकर तमानियत से मुस्कुरा दिया। कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज़? अब वो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे महज गुफ्तगू थे, तभी हया वहाँ आन धमकी। सब कुछ बहुत अच्छा था बेटा, थैंक यू। रिफ़त बेगम ने अतराफ़ में निगाहें घुमाते सारी सजावट को बगौर देखा। इस सब का क्रेडिट मुझे जाता है मामा। रिफ़त बेगम के सराहने की देर थी कि हया ने बाकायदा शोर मचाना शुरू कर दिया। अब तो मरियम भी बेसाता कहका लगाकर हंस रही थी। वो कैसे भाई? हसन साहब भी अब हया की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। मामा ने आज के दिन मामू को अपने सामने देख लिया, मतलब मामा खुश हो गई है ना मामा? हया बाकायदा उनके साथ लिपट चुकी थी। उस्मान अभी भी मुस्कुराते हुए इन्हें ही देख रहा था। हया मरियम की किसी बात पर इसके पीछे लगी हुई पूरे हाल में उधम मचा रही थी, जिस पर रिफ़त बेगम ने धीरे से अपना सर पीट लिया। ये लड़की बड़ी हो रही है मगर इसकी हरकतें अभी भी दो साल के बच्चों वाली हैं। रिफ़त बेगम अब उस्मान के पास बैठी शिकायती अंदाज में गोया हुई। हया बेटा, संभल कर, इस तरह चोट लग जाएगी। हया को एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े की तरफ छलांग लगाते देख रिफ़त बेगम ने एकदम गुस्सीले लहजे में इसे डपट दिया। कोई बात नहीं, अब भी बच्ची है। उस्मान ने हमेशा की तरह फ़ौरन हया की ही साइड ली। मामू आप ऐसा करें, पक्का यहीं शिफ्ट हो जाएं, फिर आप मुझे मामा की डांट से हमेशा बचाते रहिएगा। हया उस्मान के साथ बैठी बाकायदा हाँफ रही थी। हसन साहब को एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था, इसलिए वो स्टडी रूम में चले गए थे। भाग कर सांस फूल जाने की वजह से मरियम किचन में पानी पीने चली गई थी। तुम ऐसे काम से बाज ना आना जिससे तुम्हें डांट ना पड़े। रिफ़त आपा ने इसके सर पर मसनूई गुस्से से हल्की चपत लगा दी। देख ले मामू, आपकी जालिम बहन मुझे मार रही है। उस्मान भी अब हया की ड्रामाई बातों से भरपूर कहका लगाकर हंस दिया। फिर वो भी उठकर मरियम के पीछे पीछे किचन में चली गई। वो ज़्यादा देर मरियम से दूर नहीं रह पाती थी। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है उस्मान, अकेले कैसे रहते होगे तुम? रिफ़त बेगम अब बाकायदा उस्मान की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा। उस्मान ने रिफ़त बेगम का हाथ थामे तसल्ली बख्श जवाब दिया। तुम शादी कर लो, कितनी बार तो कह चुकी हूँ तुम्हें अच्छे खासे हो तुम, इतनी अच्छी जॉब है तुम्हारे पास, घर है, हर ज़रूरत की चीज़ है, तुमसे तो कोई लड़की भी शादी के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएगी। रिफ़त आपा ने फिर वही बात दोहराई जो वो पिछले कई सालों से इसे कह रही थी, मगर वो सुन के नहीं दे रहा था। अचानक शादी का सुनकर इसके जहन के पर्दे पर वो हिजाब वाली लड़की अक्स बनकर लहरा गई थी। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। उस्मान को इस कदर खामोश पाकर उन्हें यही लगा, वरना वो हमेशा ऐसी बात करने से पहले टोक ही दिया करता था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फलां। कौन है वो लड़की? रिफ़त आपा की बात सुनकर वो खुजल अंदाज में सर खुजाने लगा। रिफ़त आपा को उस्मान के इस अंदाज पर हंसी आ गई। पता नहीं, बस एक दो बार देखा। उस्मान ने ज़रा सा मुस्कुराते हुए वजाहत दी। वो पिछले कई दिनों से इन आँखों से पीछा छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर वो हिजाब में लिपटा चेहरा बार बार इसके सामने आ जाता, इसीलिए इसने
आज आपा से बात करना ज़रूरी समझा था। अभी वो जवाबन कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने ही लगी थी कि उस्मान के फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने टेबल पर रखा मोबाइल उठाते फ़ोन रिसीव तो कर लिया, मगर मुकाबिल ने जो बात बताई थी इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। वो हड़बड़ाहट के आलम में फ़ौरन सोफ़े से खड़ा हो गया। सर, आपने जिस घर पर नज़र रखने का कहा था, आज वहाँ कुछ लोग असलाबाजी और घर के लोगों से बदतमीज़ी करते हुए पाए गए हैं। मैंने अपने कुछ बंदों को वहाँ नज़र रखने के लिए कहा था, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया। जेडी ने तमाम मामला उस्मान को बताया। उस्मान का तो गुस्से से पारा हाई हो गया। वो रिफ़त बेगम को किसी ज़रूरी काम का कहकर फ़ौरन घर से बाहर निकल आया। वो मेन रोड पर तेज़ स्पीड से कार चला रहा था। स्टीयरिंग पर इसके हाथ मजबूती से जमे हुए थे, जिससे इसके हाथों की रगें ऊपर को उभर कर वाज़ेह होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे इसने अपने हाथों में स्टीयरिंग की जगह इस गुंडे की गर्दन पकड़ी हुई, जिसको वो गुस्से से दबोचे हुए है। इसका बस नहीं चल रहा था कि कैसे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि मामले की संगीनी का अंदाज़ा इसे यहीं खड़े खड़े ही हो चुका था। कुछ देर पहले ही वो दोनों ज्यूरिच कार्ल्टन एयरपोर्ट पर पहुँचे थे। अभी जहाज़ के टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम था। सामान की चेकिंग के दौरान अजलान इसके साथ साथ ही रहा था। बाकी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब वो लोग वेटिंग एरिया में एक बेंच पर बैठे हुए थे। दोनों के दरमियान बात करने को कुछ था नहीं, इसलिए अजलान तो अपने काम के लिए मोबाइल में मसरूफ़ हो गया, जबकि ज़ैनी परेशान निगाहों से इधर उधर देख रही थी। सब लोग अपनी अपनी मंजिल की जानब रवाना होने को तैयार बैठे हुए थे। हर एक के तासरात अलग दिखाई दे रहे थे। कोई खुश था किसी से मिलने की वजह से, और कोई उदास था किसी से बिछड़ने की वजह से। कुछ लोग वक्त गुजारने के लिए किताबें हाथ में लिए पढ़ रहे थे, और कुछ लोग जो खाने के शौकीन थे वो यहाँ वेटिंग हॉल में भी कुछ ना कुछ खा पी रहे थे। थोड़ी देर में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वो भी धीमी चाल चलती अजलान से 2 कदम पीछे पीछे चल दी। सर्दी की वजह से अजलान ने स्काई ब्लू ड्रेस शर्ट के साथ वाइट जीन्स की पैंट जेब तन की हुई थी। इसके ऊपर लेदर की जैकेट पहने वो यहाँ सबसे ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। कुछ तो था इसकी वजाहत से भरी पर्सनैलिटी में जो इसको बाकी सबसे मुनफरिद बना देता। आंखों पर मौजूद ग्लासेस इसकी सीन आंखों की खूबसूरती को अक्सर छुपा गए थे। कुछ लड़कियां पीछे मुड़ कर इसकी शानदार पर्सनैलिटी को बिना पलके झपकाए देख रही थी, मगर वो यूसुफ सानी बना इनमें से किसी एक की तरफ भी आंख उठाकर देख नहीं रहा था। शायद ये सब इसके लिए आम सी बात थी, मगर ज़ैनी के लिए ये सब बहुत नया नया था। ज़ैनी भी इस वक्त कॉपर कलर के ड्रेस के साथ मैचिंग ट्राउज़र पहने अपने सादा से अंदाज में भी नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। इसके ऊपर ब्राउन शाल को एक स्टाइल के अंदाज से कंधों पर लपेटे और एक हाथ में पर्स पकड़े अपने खूबसूरत नकुश समेत दिलकशी का एक अलग ही समा बांध रही थी। इसके खुले सिल्की बाल बहुत सौ को इसकी तरह मुतवज्जा कर चुके थे, मगर वो इन सब से अनजान अपनी ही धुन में मगन आगे बढ़ती जा रही थी। अब अजलान को चलते चलते एक दफ़ा फ़ोन रिसीव करने के लिए रुकना पड़ा, तो वो धीमी चाल चलते हुए इससे आगे निकल गई। अभी वो सीढ़ियों पर चढ़ने ही लगी थी कि अचानक इसकी शाल इसके पाँव के नीचे आ गई। पाँव मुड़ने की वजह से वो कमर के बल नीचे गिरने ही लगी थी कि अचानक अजलान की निगाह इसके स्टेज से गिरते वजूद पर गई, तो बेख्तियार ही वो आगे बढ़ा और इसे बरवक्त थाम कर गिरने से बचा लिया। ज़ैनी को लगा था वो तो गई काम से, मगर किसी ने बरवक्त इसे सहारा दिया, जिससे इसकी बचत होगी। खुद को अजलान के मजबूत बाजों के हिसार में महफूज देख इसकी जान में जान आ गई। अगर कोई चीज़ बंदा संभाल नहीं सकता तो वो काम करने का भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अजलान की कटीली और तंज भरी आवाज़ ने इसे फिर से हकीकत की दुनिया में लापट रखा था। वो जो चंद पल के लिए सब कुछ फरामोश करके बस इसे ही दरख्तगी से भरपूर निगाहों से देखे जा रही थी, इसकी जूम यानी बात ने इसे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसे साफ महसूस हुआ था कि अजलान इस वक्त जूम यानी अंदाज़ अपनाते इस लीक वीडियो की बात कर रहा था जो इसने कभी लीक की ही नहीं थी। वो गहरा सांस भरती जल्दी से शाल को खुद पर अच्छे से लपेट कर प्लेन के अंदर जाने लगी, जहाँ पर अजलान पहले से ही इसे छोड़कर अंदर जा चुका था। वो धीमी चाल चलती हुई आकर इसके साथ वाली सीट पर बैठ गई, मगर अजलान बस मोबाइल को ही देखता रहा। इसने एक तरफ निगाह उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया था। ये हद दर्जा नज़रअंदाजी ज़ैनी के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रही थी, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ भी कहने का हक वो खुद अपने हाथों से गवा चुकी थी।